दोस्तों, मैं फ़हीम खान एक बार फिर से आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता का अगले पार्ट की हम लोग बात करेंगे। तो आइए आज हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन से थे, प्रमुख प्लेस कौन कौन से थे, किस प्लेस पर सबसे पहले खुदाई हुई थी, कौन सा प्लेस किस स्थान पर यानी कहाँ पर था, करंट लोकेशन उसकी क्या है, वह प्लेस किस स्थान पर था, इन सब चीज़ों की स्टडी करते हैं। तो आइए बेटा, आज की क्लास में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले यानी हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले जिस स्थान की खोज की गई, जिस प्लेस की सबसे पहले खोज की गई वो प्लेस था, वो स्थान था हड़प्पा। यानी हड़प्पा नाम के स्थान पर सबसे पहले सन 1921 एडी में दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स के नेतृत्व में हड़प्पा प्लेस की पर खुदाई की गई। और यह प्लेस जो था, यह प्लेस आज की डेट में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक प्लेस पड़ता है मोंटगोमरी, वहीं पर यह स्थित है। और जो हड़प्पा प्लेस था वह रावी नदी पर बसा है। तो सारी इंफॉर्मेशन के साथ हम लोग अपनी बात को रख रहे हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले तो हम हड़प्पा के उस स्थान की बात करेंगे जिसकी हम खोज कर रहे हैं। उत्खनन वर्ष की बात कर लें कि उत्खनन कब हुआ था, उत्खनन वर्ष की बात कर लें। उत्खनन करता कौन था, वह प्लेस करंट पोजीशन पर किस नदी पर बसा हुआ है, करंट स्थिति क्या है, इतनी ही बातों का अगर हम जिक्र कर लें तो आइए जान लेते हैं। सबसे पहले स्थान की बात करते हैं तो सबसे पहला प्लेस था हड़प्पा। इसकी खोज 1921 एडी में दयाराम साहनी के द्वारा की गई या दयाराम साहनी के नेतृत्व में की गई है। और यह प्लेस जो था रावी नदी के तट पर बसा हुआ है। कहाँ है? रावी नदी के तट पर बसा हुआ है। और करंट लोकेशन है पाकिस्तान में एक प्लेस पड़ेगा मोंटगोमरी या सिंध प्रांत। बेटा, इसी को हम लोग कह सकते हैं, सिंध प्रांत में भी जाकर के पड़ेगी। दूसरा प्लेस है मोहनजोदाड़ो, यानी मोहनजोदड़ो है। इसकी खोज 1922 एडी में राखल दास बनर्जी के नेतृत्व में, राखल दास बनर्जी के नेतृत्व में सिंधु नदी पर यह प्लेस बसा हुआ था। करंट लोकेशन सिंध प्रांत का प्लेस पड़ेगा मरकाना। ये दूसरा प्लेस है जो सबसे इम्पोर्टेंट प्लेस था, वो मोहनजोदड़ो ही है, मोहनजोदड़ो हड़प्पा। और तीसरे प्लेस की बात करेंगे चनहूदड़ो। तीसरा प्लेस है चनहूदड़ो। इसकी खोज जो थी 1931 एडी में गोपाल मजूमदार के द्वारा, गोपाल मजूमदार के द्वारा की गई थी। और अगर मैं इस प्लेस की बात करूं तो जिस नदी पर है वह भी नदी है सिंधु नदी, सिंधु नदी। और सिंध प्रांत में ही ये प्लेस पड़ेगा जाकर के, सिंध प्रांत। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस था कालीबंगा। कालीबंगा, कालीबंगा की खोज जो थी बेटा, कालीबंगा की खोज 1961 एडी में कब की गई है? 1961 एडी में बीके थापर व बीबीएल के द्वारा, बीके थापर व बीबीएल के द्वारा। और यह घग्गर नदी राजस्थान में प्लेस पड़ता है, घग्गर नदी राजस्थान। ऐसे और प्लेसेस की हम लोग बात करेंगे, जैसे बेटा लोथल 1955 से 1963 के मध्य इसकी खोज की गई। 1955 से 1963 लोथल बहुत इंपॉर्टेंट है। लोथल ये पांचवा प्लेस है। लोथल 1955 से 63 के मध्य है।
रंगनाथ राव यहाँ पर हेड थे, इनके नेतृत्व में किया गया। और ये जो लोथल प्लेस था यह भोगवा नदी के तट पर था। कहाँ था? भोगवा नदी के तट पर था। और करंट लोकेशन है गुजरात। और बेटा मैं बात करूं आलमगीरपुर, एक और प्लेस की मैं बात कर लेता हूं। आलमगीरपुर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आलमगीरपुर 1958 एडी में इसकी खोज की गई, जिसके द्वारा की गई उसका नाम था यज्ञदत्त शर्मा। यज्ञदत्त। आलमगीरपुर जिस नदी पर था वो है हिंडन नदी। और ये पड़ेगा करंट लोकेशन यूपी का मेरठ जिला। तो बेटा इस तरीके से हम देखेंगे हड़प्पा के कुछ प्रमुख प्लेसेस जिनकी खोज किसके द्वारा की गई, कब की गई और किन्होंने किया। जैसे बेटा हम बात कर रहे थे पुरातात्विक विभाग की, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सबसे पहले जिस स्थान पर खोज की उस प्लेस का नाम था हड़प्पा। और हड़प्पा की खोज 1921 एडी में दयाराम साहनी के नेतृत्व में रावी नदी के तट पर यह बसा था। करंट लोकेशन मांट गोमरी पाकिस्तान पड़ेगा जाकर के। सेकेंड प्लेस जिसकी खोज की गई मोहनजोदड़ो 1922 एडी में राखल दास बनर्जी के नेतृत्व में सिंधु नदी पर के तट पर स्थित सिंध प्रांत मरकाना, इसकी करंट लोकेशन। चनहुदड़ो 1931 में खोज की गई गोपाल मजूमदार के नेतृत्व में सिंध नदी के तट पर, यह प्लेस भी बसा हुआ है और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। इसी तरीके से और भी कई प्लेसेस की हमने स्टडी करनी पड़ेगी। जैसे बेटा एक प्लेस है बनवाली, हरियाणा के हिसार जिले में है, बहुत इंपॉर्टेंट है बनवाली और धौलावीरा। दो प्लेसेस की स्टडी हम लोग और कर लेते हैं। मैं इसको रफ कर रहा हूँ और आगे बढ़ता हूँ। यानी 7वां प्लेस जो हमें पढ़ना है बहुत इंपॉर्टेंट है बनवाली। बेटा इन प्लेसेस की तो अभी केवल हम इतनी ही स्टडी कर रहे हैं कि यह प्लेस किसके नेतृत्व में, कब खोदे गए, इनका उत्खनन कर्ता कौन था और यह किस नदी के तट पर बसे थे। हम इन फ्यूचर इसी हड़प्पा सभ्यता टॉपिक के तहत यह बात भी पढ़ेंगे कि हड़प्पा की कौन सी चीज़ें फेमस थी, मोहनजोदड़ो में क्या फेमस था, लोथल किस लिए फेमस था, हम इसलिए भी पढ़ेंगे। तो बेटा अगर हम 7वें प्लेस की बात करें तो 7वां प्लेस है बनवाली। इसकी जो खोज थी 1974 में बेटा जिसके नेतृत्व में की गई उनका नाम था रविंद्र सिंह बिष्ट के नेतृत्व में खोज की गई थी। और यह प्लेस जहां था सरस्वती नदी के तट पर था। कहते यही है कि सरस्वती नदी के तट पर। करंट लोकेशन हरियाणा हिसार पड़ेगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा धौलावीरा। 8वां प्लेस है धौलावीरा। दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। धौलावीरा की खुदाई 1990-91 में की गई है और ये किसके नेतृत्व में की गई? रविंद्र सिंह बिष्ट के नेतृत्व में। रविंद्र सिंह बिष्ट के नेतृत्व में की गई है। और बेटा यह प्लेस भी कहाँ था? गुजरात के कच्छ जिले में था। गुजरात के कच्छ जिले में था। तो इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट प्लेस जिनकी हम लोग स्टडी कर रहे थे, ये वे प्लेसेस हैं जिनके बारे में हम लोग स्टडी कर रहे थे। तो बेटा ये इतना ही रखिए। अगला टॉपिक डालिए बेटा, सामाजिक संरचना क्या थी? बेटा सामाजिक संरचना हड़प्पा सभ्यता का अगला वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सामाजिक संरचना। आइए जानते हैं हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक संरचना कैसी थी। तो बेटा अगर हम हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक संरचना की बात करते हैं तो पता चलता है कि जो समाज था, समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार थी। और बेटा जो समाज था, समाज कई तरीके से बटा हुआ था। अगर मैं समाज की बात करूं, हड़प्पा कालीन समाज की बात करूं तो समाज योद्धा, व्यापारी, श्रमिक वर्ग और विद्वानों में बटा हुआ था। सामाजिक विभाजन था परंतु नेचर का पता नहीं था। बेटा सामाजिक विभाजन था परंतु नेचर में नेचर का पता नहीं था कि लोग किस तरीके से बटे हुए थे। और बेटा अगर मैं बात करूं आवासों की संरचना के विभाजन के बेसिस पर, यानी जो आवासों की संरचना थी उसके विभाजन के हिसाब से अगर देखा क्या जाए, जो हमारे इतिहासकारों का अनुमान है वो अनुमान यही लगाते हैं कि बेटा जो समाज था उस समाज में विषमताएं मौजूद थी।
बेटा अगर हड़प्पन सिविलाइजेशन की और बात करें तो बेटा अवशेषों के बेसिस पर जैसे जैसे हमारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा खुदाई की गई, उस खुदाई के बेसिस पर सबसे ज़्यादा मूर्तियां जो मिली हैं, जो आधार मिले हैं, वो महिलाओं के मिले हैं। इस बेसिस पर हम ये भी कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में जो महिलाओं की स्थिति थी वो बहुत बेहतर थी। महिलाओं की स्थिति क्या थी? बहुत बेहतर थी। और मात्र यानी जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक था। तो बेटा सामाजिक संरचना अगली हेडिंग है हमारी, अगली हेडिंग जो है वो है सामाजिक संरचना। तो जानते हैं सामाजिक संरचना के बारे में। जो बेटा समाज था, यानी जो समाज था, इस समाज की सबसे छोटी इकाई जो थी, सबसे छोटी इकाई जो थी बेटा वो परिवार थी, परिवार हुआ करती थी। जो बेटा ये समाज था, यहाँ पर भी कहा जाता है समाज विद्वान, विद्वान का मतलब पुरोहित, योद्धा, समाज पुरोहित, योद्धा, व्यापारी व श्रमिक वर्ग में बटा हुआ था, श्रमिक वर्ग में बटा हुआ था। परंतु जो आवासों की संरचना है, आवासों की संरचना बेटा, जो आवास बने थे, जो घर बने थे के आधार पर, आवासों की संरचना के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो ये हड़प्पा सभ्यता थी, इस हड़प्पा सभ्यता में भी जो सामाजिक असमानता थी, यानी सामाजिक असमानता मौजूद थी। लोग ऊपर नीचे का कॉन्सेप्ट रहा होगा, अमीर गरीब का कॉन्सेप्ट रहा होगा, छोटे बड़े के विचारधाराएं रही होंगी, ये बिल्कुल तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसके बेसिस पर ये हमारे इतिहासकारों का अनुमान है। बेटा और मैं बात करूं, अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता में क्या है कि खुदाई में, यानी जो खुदाई हुई, इस खुदाई में महिलाओं के अवशेष या महिलाओं की मूर्तियां क्या है बेटा, महिलाओं की मूर्तियां क्या है, सर्वाधिक मिली हैं, सर्वाधिक मिली। इस बेसिस पर हम कह सकते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता था, हड़प्पा सभ्यता में जो महिलाओं की स्थिति थी, ये महिलाओं की स्थिति बेहतर थी, बहुत अच्छी कह सकते हैं, बेहतर थी। और जो समाज रहा होगा इस समय का समाज, वो मात्र सत्तात्मक समाज था, मात्र सत्तात्मक समाज था। और मैं पीछे अपनी बात को रख चुका हूं कि बेटा समाज में सामाजिक विभाजन तो है, मगर बेटा नेचर नहीं पता चलता कि लोग किस तरीके से बटे हुए थे। ये सामाजिक संरचना है। और सामाजिक संरचना में अगर हम और बात करें तो और भी बहुत सी चीजें हैं, मगर हमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। नोट कर लिएगा, नेक्स्ट टॉपिक डालिए बेटा। एक समरूपता क्या थी हड़प्पा सभ्यता में, समरूपता क्या क्या देखने को मिलती है, ये उन चीजों का भी हम स्टडी करते हैं। समरूपता क्या थी बेटा, पूरी सभ्यता के अंदर समरूपता क्या थी, इक्वलिटी क्या थी, समानता क्या थी। तो आइए किन किन चीजों में समानता थी, मैं इस टॉपिक को रफ कर रहा हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ। तो बेटा समानता क्या चीज थी, जैसे बेटा पूरी सभ्यता में जब खुदाई की गई तो उस खुदाई के बेसिस पर देखा गया कि पूरी सभ्यता में जो पक्की ईंटें थी वो एक समान थी, और पक्की ईंटों का जो अनुपात था वो 4:2:1 था। यानी कह सकते हैं कि पूरी सभ्यता में पाई गई जो ईंटें थी, इन ईंटों का साइज यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई एक जैसी थी। दूसरी बात करेंगे, पूरी सभ्यता में माप तौल के लिए जिन तराजू और बांट का यूज किया गया था, पूरी सभ्यता में तराजू और बांट एक जैसे थे। जो बांट थे वो 16 के गुणज में थे। तीसरी इंपॉर्टेंट बात थी, पूरी सभ्यता में जो मोहरें हमको मिली, जो मोहरें पाई गई, वो मोहरें एक जैसी थीं। आर्ट एंड क्राफ्ट यानी कला और शिल्प पूरी सभ्यता में एक जैसी थी। पूरे बेटा हथियार और उपकरण एक जैसे थे। पूरी सभ्यता में पाए गए बर्तन एक जैसे थे। तो इन्हीं चीजों के साथ हम मेरी अगली हेडिंग है, अगला टॉपिक है समानता क्या क्या थी। तो बेटा पहली बात है, पूरी सभ्यता में जो पक्की ईंटें मिली हैं, जो पक्की ईंट मिली,
इन पक्की ईंटों का जो अनुपात था वो 4:2:1 था। क्या था बेटा? 4:2:1 था। यानी पूरी सभ्यता में पाई गई पक्की ईंटों का अनुपात एक समान था। बेटा दूसरी बात करें, जो तराजू और बांट थे, तराजू और बांट पूरी सभ्यता में एक समान यूज हो रहे थे। कहीं कहीं पर अपवाद था। बांट जो थे बेटा, ये क्या थे? ये जो बांट थे, बांट 16 के गुणज में थे। बांट 16 के गुणज में थे। तीसरी बात करें बेटा, जो हथियार एवं उपकरण बने हुए थे, हथियार एवं उपकरण यानी वेपन्स एंड टूल्स, उपकरण एक जैसे थे पूरी सभ्यता के अंदर, पूरी सभ्यता में एक जैसे थे। और मैं बात करूं बेटा, जो मिट्टी के बर्तन थे, यानी पूरी सभ्यता में जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं वो बर्तन एक समान थे। बट शर्त क्या थी? जो कुछ बर्तन थे, कुछ बर्तन पर हमें चित्रकारी मिलती है और कुछ बर्तन पर क्या था? चित्रकारी नहीं मिलती है। यानी कुछ पर चित्रकारी मिलती है, कुछ पर नहीं मिलती है। यानी कुछ पर चित्रकारी नहीं मिलती है। और मैं बात करूं, अगर मैं आर्ट्स की बात करूं तो हड़प्पा सभ्यता की आर्ट्स के बारे में हमारे इतिहासकार तो ऐसे ही कहते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता की आर्ट यानी कला एवं शिल्प थी, कला एवं शिल्प जो थी वो एक जैसी थी पूरी सभ्यता में। और एक जैसी ही नहीं, बहुत बेहतरीन आर्ट का नजारा मिलता है, क्योंकि नृत्य की मुद्रा में एक नग्न स्त्री की एक मूर्ति मिली है, कि मूर्ति हमें नृत्य की अवस्था में मिली है। यानी हम कह सकते हैं कि बेटा जो हड़प्पा सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता में जो तमाम प्लेसेस थे, अपवाद नहीं था। जिन जिन चीज़ों पर जहाँ पर अपवाद नहीं था वो था पक्की ईंटें। यानी पूरी हड़प्पा सभ्यता में जो पक्की ईंटें मिली थी, पक्की ईंटों का जो अनुपात था, उनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का पूरी सभ्यता में 4:2:1 मिला। पूरी सभ्यता में जो तराजू और बांट का प्रयोग किया गया वो एक जैसे थे। शर्त थी, जो बांट थे वो 16 के गुणज में थे। हथियार एवं उपकरण एक जैसे मिले पूरी सभ्यता में। मिट्टी के बर्तन हड़प्पा सभ्यता में जो भी मिले वह एक जैसे थे। कुछ बर्तनों पर हमें चित्रकारी मिलती है और कुछ पर चित्रकारी नहीं मिलती है। पूरी सभ्यता में जो कला एवं शिल्प थी वो एक जैसी थी। और कला और शिल्प के बारे में तो बेटा एक नग्न महिला की मूर्ति मिली है नृत्य की अवस्था में, जिसे आज की डेट में हम लोग नटराज की मूर्ति भी कहते हैं। तो ये सारी हड़प्पा सभ्यता की बातें हैं जो हमें एक जैसी मिली है। नेक्स्ट हेडिंग डाल लेना, हड़प्पा सभ्यता का व्यापार क्या था? व्यापार क्या था? व्यापार किस तरीके से कर रहे थे? बेटा हड़प्पा सभ्यता का जो व्यापार था, बेटा कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का जो व्यापार था वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही तरीके से व्यापार कर रहे थे। इंटरनल व्यापार कैसे था? गांवों, कस्बों और शहरों के बीच में था। मगर इतिहास कहता है कि जो व्यापार था, इनके बीच में किस तरीके के रिलेशन हुआ करते थे इनकी कोई जानकारी नहीं मिलती। मगर याद रखना कि जो व्यापार इस समय हो रहा था वो व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली के बेसिस पर था। यानी वस्तु विनिमय को बोलते हैं, बार्टर सिस्टम के आधार पर था। यानी किसी भी करेंसी का ज्ञान नहीं था इन लोगों को, कोई भी मुद्रा की जानकारी नहीं मिलती है, जानकारी ना थी और ना ही मिलती है। और मैं बात करूं इंटरनल व्यापार कैसे था, एक्सटर्नल व्यापार कैसे था, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ इनका व्यापार था। और ये पता कैसे चलता है? क्योंकि फारस की खाड़ी और लोथल में मेसोपोटामियाई सभ्यता के कुछ सिक्के, कुछ बेलनाकार सिक्के हमको मिले हैं, यानी सिलेंड्रिकल फॉर्म के कुछ हमें मोहरें मिली हैं। और बेटा इतिहास कहता यही है कि सिलेंड्रिकल या बेलनाकार जो मुद्राएं हुआ करती थी, जो मोहरें हुआ करती थे, वो सिर्फ और सिर्फ मेसोपोटामियाई सभ्यता की बातें हैं। और बेटा
ऐसे लोथल में ही क्यों मिले? क्योंकि लोथल एक बंदरगाह था, हो सकता है बेटा वहाँ पर जो विदेशी लोग थे उनका आना जाना लगा रहता हो। तो इस बेसिस पर हम लोग व्यापार की भी स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए व्यापार। जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो दो तरीके से व्यापार कर रहे थे। व्यापार कैसे कर रहे थे? हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे बेटा ये व्यापार दो तरीके से कर रहे थे। एक तो बेटा इनका इंटरनल व्यापार था, इंटरनल हटा देते हैं बेटा, इनका आंतरिक व्यापार था। ये जो आंतरिक व्यापार था कहते हैं यह व्यापार गांव, कस्बों एवं शहरों के मध्य में था। गांव, कस्बों एवं शहरों के मध्य में था। मगर इनके बीच के जो रिलेशन था, क्या रिलेशन था इनके बीच में? रिलेशन का पता नहीं चलता कि ये लोग व्यापार कैसे करते थे। मगर व्यापार जो होते थे वो बेटा मैं आगे अपनी बात को रखूंगा, बाह्य व्यापार भी ये कर रहे थे, यानी विदेशों से भी व्यापार कर रहे थे। और विदेशों से जो व्यापार था वो था मेसोपोटामिया की सभ्यता से व्यापार था इनका। मेसोपोटामिया की सभ्यता से व्यापार था। मेसोपोटामिया की सभ्यता से व्यापार था, ये पता कैसे चला? क्योंकि लोथल और फारस की खाड़ी में हमें बेलनाकार मोहरें मिली हैं। हम कह सकते हैं कि लोथल और फारस की खाड़ी में बेलनाकार मोहरें मिली हैं। कैसी मोहरें मिली हैं? बेलनाकार मोहरें मिली हैं। और ये जो बेलनाकार मोहरें थी, बेलनाकार मोहरें सिर्फ और सिर्फ कहाँ की थी? बेलनाकार जो मोहरें थी, यह मोहरें सिर्फ और सिर्फ कहाँ थी? मेसोपोटामिया सभ्यता की थी। तो मेसोपोटामियाई सभ्यता की थी। इसी बेसिस पर हमने कहा है कि इनका व्यापार एक्सटर्नल व्यापार भी था, बाह्य व्यापार भी था। बेटा तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो व्यापार कर रहे थे वस्तु विनिमय प्रणाली के बेसिस पर। वस्तु विनिमय प्रणाली को बोलते हैं बेटा बार्टर सिस्टम। क्या बोलते हैं? बार्टर सिस्टम, यानी वस्तु विनिमय प्रणाली के बेसिस पर के आधार पर यह लोग व्यापार कर रहे थे, यानी वस्तुओं के बदले वस्तुओं का व्यापार। बेटा जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास ईंट का भट्ठा है और किसी शख्स के पास बेटा मान लेते हैं गेहूं है, तो बेटा 1000 ईंट मैं देता था और 5 बोरी गेहूं उनसे ले लेता था, या बेटा 10 बोरी गेहूं। अब बेटा वो उनका उस समय का जो भी पैमाना होगा उस बेसिस पर हो सकता है किसी के पास उस समय घोड़ा रहा हो, क्योंकि सुर कोटदा एक प्लेस था जहां पर घोड़े के अस्थि पंजर के साथ मिले। हमें इससे ये भी पता चलता है बेटा यहाँ पर घोड़े भी थे। तो बेटा हो सकता है कोई बेटा, अब मेरे पास गेहूं है और क्या है बेटा ईंटा है, तो बेटा हो सकता है 1 बोरी गेहूं और 500 ईंट के बदले मुझे 1 घोड़ा मिल जाता हो। तो इसी को बोलते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली, यानी बार्टर सिस्टम के बेसिस पर हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापार कर रहे थे। यानी हम एक बात और कह सकते हैं कि हड़प्पाई सभ्यता के जो लोग थे इनको किसी भी मुद्रा का ज्ञान नहीं था, या इनके पास कोई भी मुद्रा नहीं थी, या इनकी कोई भी करेंसी नहीं थी। हम इस बात भी यहीं पर कह सकते हैं। और बेटा एक बात, हड़प्पा सभ्यता की उन्नति का सबसे बड़ा कारण क्या था? हड़प्पा सभ्यता की बेटा ये जब व्यापार पढ़ते हैं तो व्यापार पढ़ते हैं और एग्रीकल्चर जब पढ़ेंगे तो दोनों टॉपिक को पढ़ने के बाद हम फाइनल इस रिजल्ट पर पहुंचेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की उन्नति का जो सबसे बड़ा कारण था वो था व्यापार और एग्रीकल्चर। व्यापार और एग्रीकल्चर। अगर बेटा अभी देखा होगा कि 2008 में पूरी दुनिया रिसेशन के दौर से गुजर गई। अमेरिका जैसी कंट्रियों में सब प्राइम संकट से डूब रहे थे। बराक ओबामा ने अमेरिका जैसे देश को बचा लिया। बेटा अगर आपको थोड़ा सा ज्ञान होगा तो बेटा सब प्राइम संकट, मगर उस समय देखा होगा दुनिया की तमाम कंट्रियों की जो ग्रोथ रेट थी वो डिके हो रही थी, बट बेटा भारत की ग्रोथ रेट बढ़ रही थी। हम लोग ऐसे बढ़ रहे थे, तो बेटा जब बढ़ रहे थे तो चीजों को यहीं पर समझना
क्यों बढ़ रहे थे? क्योंकि हमारी इकोनॉमी जो है एग्रीकल्चर पर बेस है। हमारी इकोनॉमी में जो भी रॉ मटेरियल है वो सारा का सारा एग्रीकल्चर से आता है। यही चीज हड़प्पाई सभ्यता के लोगों पर भी लागू होती थी, क्योंकि उनकी उन्नति का जो सबसे बड़ा कारण था वो था कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी और व्यापारी लोग थे। यही रीजन था कि हड़प्पा सभ्यता क्या थी, कि उन्नति थी। तो लिख लेना बेटा, हड़प्पा सभ्यता की उन्नति का सबसे बड़ा कारण। नेक्स्ट एक पॉइंट और मैं यहीं पर लिखे देता हूं, हड़प्पा सभ्यता की उन्नति का प्रमुख कारण, जो प्रमुख कारण था वो दो ही कारण थे, एक तो कृषि और दूसरा था व्यापार। ये बेटा हड़प्पा सभ्यता की उन्नति का सबसे बड़ा कारण था और ये टॉपिक यहीं पर तय होता है। नेक्स्ट बात हम करेंगे एग्रीकल्चर की। हड़प्पा सभ्यता के लोग खेती किसानी भी किया करते थे और बेटा हड़प्पा सभ्यता के लोग कैसे खेती किसानी किया करते थे, हम उन सब चीज़ों की भी स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लेना है एग्रीकल्चर। हड़प्पा सभ्यता के लोग कैसे एग्रीकल्चर किया करते थे, क्या करते थे, कैसे सिंचाई करते थे, इन सब चीज़ों का भी जिक्र करेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग है कृषि व्यवस्था। तो नेक्स्ट हेडिंग है कृषि व्यवस्था। कहा जाता है कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे बेटा, इनको गेहूं, जौ, चावल, कपास, खरबूज, तरबूज, ऐसे सरसों, जौ, चना, इन फसलों का ज्ञान था। यानी हड़प्पा सभ्यता को, मगर बेटा कहा यही जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों की जो प्रमुख फसलें थी वो गेहूं और जौ हुआ करती थी। मगर बेटा गुजरात के लोथल से हमें चावल के साक्ष्य मिलते हैं और रंगपुर से चावल की भूसी के भी साक्ष्य मिलते हैं। इससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग चावल की खेती भी किया करते थे या धान की खेती भी किया करते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग किस किस चीज़ की खेती किया करते थे बेटा? हड़प्पा सभ्यता के लोग, यानी हमारा जो टॉपिक है वो है कृषि व्यवस्था। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छे फैक्ट्स हैं यहाँ पर। कृषि व्यवस्था में बात करें कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, हड़प्पा सभ्यता के लोगों को बेटा गेहूं, जौ, चना, सरसों, मटर, चावल, खरबूज, तरबूज आदि फसलों का ज्ञान था और भी फसलों का ज्ञान था। मगर बेटा हड़प्पाई निवासियों की जो प्रमुख फसल थी, हड़प्पा सभ्यता के लोगों की जो प्रमुख फसल थी वो बेटा वो थी गेहूं और जौ। गेहूं व जौ हड़प्पाई निवासियों की, हड़प्पा सभ्यता के लोगों की प्रमुख फसल थी। बेटा अब हमें फैक्ट्स के रूप में इस टॉपिक को पढ़ना होगा। बेटा जैसे एक प्लेस है बनवाली, और ये बनवाली प्लेस कहाँ, अभी मैंने जिक्र किया था, आज की क्लास में जिक्र किया था कि जो बनवाली है बेटा हरियाणा के हिसार जिले में है और यहाँ पर बेटा मिट्टी के हल का साक्ष्य मिला है। क्या मिला है? मिट्टी के हल का साक्ष्य मिला है, हल का साक्ष्य मिला है। और बेटा उत्तम किस्म का मतलब सबसे बढ़िया किस्म के जौ का साक्ष्य मिला है। यानी यहाँ से किन किन चीजों का साक्ष्य मिला? जो बनवाली है, बनवाली से मिट्टी के हल का साक्ष्य और उत्तम किस्म के जौ का साक्ष्य मिला। यानी सबसे बढ़िया किस्म का जो जौ है बेटा, अगर मैं एक प्लेस है लोथल, तो लोथल से बात कर लूं, लोथल से चावल के साक्ष्य मिले हैं। और एक प्लेस है रंगपुर, इस रंगपुर से चावल की भूसी के साक्ष्य मिले। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में चावल के साक्ष्य कहाँ पर मिले, या हड़प्पा सभ्यता में बेटा उत्तम किस्म के जौ के साक्ष्य कहाँ मिले। और भी कई प्लेसेस हैं बेटा, और भी मैं बात करूंगा। एक प्लेस है कालीबंगा, कालीबंगा यह राजस्थान में है और कालीबंगा में एक साथ दो फसलों के बोने का साक्ष्य मिला है, दो फसलों के
बोने का साक्ष्य मिला है। आज की डेट में भी देखा होगा बेटा, गेहूं के साथ बेटा हम लोग क्या करते हैं, सरसों बो देते हैं, देखा होगा। तो एक साथ दो फसलों के साक्ष्य मिले हैं। और बेटा जुते हुए खेत के साक्ष्य, जुते हुए खेत के साक्ष्य यानी हल कुंड इसको बोल सकते हैं, जुते हुए खेत के साक्ष्य भी यहीं से मिले। और मैं एक बात बताऊं बेटा, दुनिया में सबसे पहले तो नहीं कहेंगे कि जो हड़प्पाई लोग थे, हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, ये बेटा क्या थे, कपास की खेती करते थे। यहाँ पर हम कपास को भी ऐड कर सकते हैं, कपास की भी खेती करते थे। और बेटा जो कपास था यानी जो सिंध के लोग थे, यानी जो सिंध के लोग थे, ये कपास की खेती भी करना चाहते थे, जानते थे। बेटा मोहनजोदड़ो व अन्य जगहों पर पाए गए सूती कपड़ों के बेसिस पर या मिलने वाले सूती कपड़ों के आधार पर हमारे इतिहासकारों का अनुमान है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वह कपास की खेती भी करते थे। यही रीजन है जो यूनानी लोग थे इस सिंध प्रांत को सिंडन कहते थे। सिंडन का मतलब ही कपास होता है। तो बेटा मोहनजोदड़ो या आदि प्लेसेस पर मिलने वाले सूती कपड़ों के बेसिस पर यह पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कपास की भी खेती करना जानते थे। यही रीजन है कि सिंध यूनानी लोग सिंध प्रांत को सिंडन कहते थे। तो नोट के तौर पर लिखेंगे मोहनजोदड़ो, बेटा ये नोट कर लेना, मैं रफ कर दे रहा हूं, आगे बढ़ता हूं। कृषि के बारे में ही अभी बेटा मोहनजोदड़ो व अन्य स्थानों पर मिले। नेक्स्ट पॉइंट है मोहनजोदड़ो या जोदड़ो व अन्य स्थान पर मिले सूती कपड़ों के साक्ष्य से मिले, सूती कपड़ों के साक्ष्य से ये पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या करते थे बेटा, कपास की खेती भी करते थे। यही कारण है कि यूनानी लोग हैं, हड़प्पाई लोगों को या हड़प्पा सभ्यता के लोगों को, या बेटा हड़प्पाई सभ्यता के लोगों को नहीं, हड़प्पाई लोग सिंध क्षेत्र को सिंडन कहते थे। सिंडन का मतलब ही है कपास। ये लोग कपास की खेती भी करना चाहते थे। और बेटा मैं बात करूं तो और बेटा हड़प्पा सभ्यता में किसी भी सिंचाई का यानी कोई भी सिंचाई प्रणाली का साक्ष्य नहीं मिला है। किसी भी सिंचाई प्रणाली का साक्ष्य नहीं मिला। तो ये है एग्रीकल्चर में हड़प्पाई सभ्यता के लोग बेटा तमाम फसलों के जानते थे। और बेटा इसी के बेसिस पर हम लोगों ने अपनी बात को रखा है। और आज की क्लास को मैं यहीं तक रखता हूं। अगले लेक्चर में इसके आगे मैं हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक व्यवस्था की बात करूंगा। हड़प्पा सभ्यता के व्यापार की तो बात कर चुका हूं, उनके धर्म की बात करूंगा। चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही। अगर बेटा हमारा वीडियो आप लोगों के लिए लाभप्रद हो, लगे कि बेटा हम अपने वीडियो में आपके लिए कुछ अच्छा लेकर के आए हैं, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। नमस्ते, आज के लिए इतना ही।